हाँ बेटाओ, आज अपना लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 9 में थोड़ा सा अपन ध्यान करें तो अपन कहाँ तक पहुँचे थे। बीजांड यानी गुरु बीजाणु धानी की संरचना को पढ़ते हुए बीजांड के प्रकारों तक पहुँच गए थे। ठीक है, अब वहीं से अपन शुरू करते हैं बीजांड के प्रकारों से। हेडिंग डालते हैं बीजांड के प्रकार। अंग्रेजी में यदि लिखना चाहो तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल। बीजांड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक दो प्रकार हमने पढ़े भी थे। पहला जो प्रकार आता है, दोबारा से शुरू कर रहे हैं हम, उसका नाम है रेजू बीजांड। रेजू बीजांड में हमने क्या बताया था? एक लाइन से हम इसको प्रदर्शित करेंगे कि बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड वृंत, तीनों ध्यान देना, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, ये क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होते हैं। ये रेजू बीजांड की क्या है? विशेषता है। यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में रहते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको कैसे चित्र बनाएंगे? जैसे यदि हम बीजांड बनाएं तो एक सीधी रेखा में रखना है हमको तीनों भागों को, इस तरीके से। इस तरीके से ये यहाँ पर कौन कौन से भाग हो गए? ध्यान देना। जैसे हमने नंबर 1 पे लिखा बीजांड द्वार, नंबर 1। दूसरे नंबर पर हम लिख रहे हैं निभाग, ये कौन सा हो गया? दूसरा। और तीसरे नंबर पर हमने किसको लिखा? बीजांड वृंत को, ये हो गया तीसरा। तो बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत क्या हो गए? एक सीधी रेखा में हो गए। यहाँ से अपन चलें तो यहाँ से बीजांड द्वार, फिर क्या आएगा? निभाग, फिर क्या आएगा? बीजांड वृंत। ठीक है, तो जब बीजांड में ये तीनों संरचनाएं एक सीधी रेखा में होती हैं, उस बीजांड को कहते हैं हम रेजू बीजांड, है ना। इसके बाद में दूसरे प्रकार का जो बीजांड होता है, नंबर 2, उसको कहते हैं प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में क्या होगा? प्रतीप बीजांड में होता है कि बीजांड वृंत पर, बीजांड वृंत पर बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ठीक है, प्रतीप बीजांड में किसका ध्यान रखना है हमें? 180 डिग्री के कोण का। 180 डिग्री पर के कोण पर कौन घूम रहा है? बीजांड। किस पर? बीजांड वृंत पर। तो इसका डायग्राम कैसे होगा? जो रेजू बीजांड बनाया है उसकी तुलना में बीजांड को बीजांड वृंत पर कितनी डिग्री पर घुमाना है? 180 डिग्री पर, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया? बीजांड वृंत हो गया।
और इस बीजांड वृंत पर ये क्या हो गया, बीजांड। पहले का अभी बीजांड बनाया था रेजू, उसमें बीजांड द्वार कहाँ था, ऊपर की ओर। अब ऊपर की तरफ से बीजांड घूम गया, घूम के 180 डिग्री पे हो गया। तो उस स्थिति में दूसरी जो विशेषता बनती है इसकी, वो क्या बनेगी, दूसरी विशेषता रहेगी बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। दूसरी विशेषता में हमने क्या बताया, बीजांड द्वार और निभाग। ये हो गया बीजांड द्वार और ये हो गया निभाग, ये दोनों क्या हैं, एक सीधी रेखा में हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या रहेगी इसकी, बीजांड द्वार व बीजांड वृंत एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। समीप कौन कौन आएगा, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत। ये बीजांड द्वार और ये बीजांड वृंत दोनों कहाँ आ गए, 90 डिग्री पे घूमने के कारण जो बीजांड द्वार है वो कहाँ आ गया, बीजांड वृंत के समीप आ गया। ठीक है। अधिकांश आवृतबीजियों में प्रतीप बीजांड ही पाया जाता है। तो अभी हमने दो पढ़े। ऋजु बीजांड के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये एक लाइन ध्यान रखनी है, बीजांड द्वार निभाग और बीजांड वृंत के क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। प्रतीप बीजांड के लिए ध्यान रखना है कि बीजांड वृंत पर जो बीजांड होता है वो कितनी डिग्री पर घूम जाता है, 180 डिग्री पर। ठीक है। 180 डिग्री पर जब बीजांड घूम जाएगा तो फिर परिस्थिति क्या हो जाएगी, 180 डिग्री पर घूमने के कारण बीजांड द्वार कहाँ आ जाएगा, बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। और बीजांड द्वार और निभाग क्या रहते हैं, एक सीधी रेखा में रहते हैं। ठीक है। दो बीजांड हो गए। अगला अब आता है तीसरा बीजांड। तीसरे बीजांड में ध्यान रखना है हमें, तीसरा आता है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें अनुप्रस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो शब्द होते हैं। यदि हम कोई भी एक संरचना है तो इसके तल को इस तरीके से मानते हैं तो ये हो गया लंबवत। कौन सा तल हो गया, लंबवत। और यदि इस तल में माना जाता है तो ये तल कहलाता है अनुप्रस्थ। ठीक है। क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ कहलाता है ना। ये वाला तल क्षैतिज जो तल होता है वो कौन सा होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो इसमें जो बीजांड है किस तल में होगा, अनुप्रस्थ तल में, क्षैतिज तल में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीजांड किस पर, बीजांड वृंत पर 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। 90 डिग्री के कोण पर घूमता है, पहली विशेषता। दूसरी, यदि 90 डिग्री के कोण पर घूम रहा है तो क्या होगा, बीजांड द्वार व निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं।
कैसी रेखा में आ जाएंगे? बीजांड द्वार और निभाग दोनों कौन सी रेखा में आएंगे? क्षैतिज रेखा में। क्यों? क्योंकि बीजांड वृत्त पर कितने डिग्री पर घूम रहा है? 90 डिग्री पर घूम रहा है। ठीक है, अब इसका चित्र बनाते हैं कैसे घूमता है 90 डिग्री पर। तरीके से ये उसका क्या हो गया? बीजांड वृत्त हो गया। बीजांड घूम गया कितने पर? 90 डिग्री पर। तो बीजांड द्वार और निभाग कैसे हो गए? एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। ठीक है, लगभग यही स्थिति एक चौथे प्रकार है उसमें होती है, जिसको कहते हैं हम अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड। ठीक है, अर्ध प्रतीप बीजांड में जो बीजांड है वो 90 डिग्री पर ही घूमता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? जो क्षैतिज रेखा है वो एकदम क्षैतिज न रह करके थोड़ी सी तिर्यक हो जाती है। कैसी हो जाती है? थोड़ी सी तिर्यक, यानी ये जो लाइन बन रही है वो यूं न बन करके कैसी बनेगी? यूं बन जाती है। यानी यहाँ बीजांड द्वार आएगा तो यहाँ निभाग आएगा, इतना अंतर आता है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? बिल्कुल एक समान। अब आते हैं अपन 5वें नंबर पर। 4 प्रकार के बीजांड हो गए यहाँ तक। पांचवें नंबर पर पहुँचते हैं। 5वां नंबर होता है वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में क्या होगा? बीजांड व भ्रूण कोश के वक्रित होने के कारण भ्रूण कोश घोड़े की नाल के आकार का होता है। ठीक है बेटा, यानी वक्र बीजांड में हमें क्या करना है? ये ध्यान रखना है कि जो बीजांड होता है वो कैसा हो जाता है? वक्रित हो जाता है, टेढ़ा होता है। और वक्रित होने के कारण उसके अंदर जो भ्रूणकोश होता है वो भी कैसा हो जाएगा? वक्रित हो जाएगा। और भ्रूणकोश के वक्रित होने के कारण जो भ्रूणकोश का आकार है वो हो जाता है घोड़े की नाल के आकार का। ये विशेष चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है इसमें। ठीक है, कैसे होता है इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से ये हो गया कौन सा? वक्र बीजांड। अब इसमें भ्रूणकोश वाला भाग कौन सा है? ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है इसका भ्रूणकोश। क्या कहलाता है ये? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश का आकार आप देखिए वक्रित हो गया है, इसलिए कैसा हो गया? घोड़े की नाल के आकार का। घोड़े की नाल का मतलब जो घोड़े के पैरों में लोहे की यू शेप की घोड़े की पैरों में जो लोहे की एक संरचना ठुकी रहती है जिसकी वजह से उनको चलने में आसानी रहती है, उसको कहते हैं घोड़े की नाल। तो उसके आकार का
ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट बीजांड का प्रकार आता है छठवां, नंबर 6। इसको कहते हैं कुंडलित बीजांड। क्या कहते हैं? कुंडलित बीजांड। अब यहाँ पर इस शब्द से पता लग रहा है बीजांड कैसा होता है? कुंडलित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ध्यान रखना है कि बीजांड वृंत की अतिवृद्धि के कारण बीजांड 360 डिग्री पर कुंडलित हो जाता है। ये आपका क्या हो गया? कुंडलित बीजांड हो गया। बीजांड वृंत की अतिवृद्धि के कारण बीजांड क्या होता है? 360 डिग्री पर घूम जाता है या घूमता है, जिसकी वजह से वो कैसा दिखाई देता है? कुंडलित दिखाई देता है। कैसे देगा? इसका एक चित्र बना लेते हैं अपन। ये मान लीजिए भ्रूणकोश, ये स्थिति बनती है। ठीक है, आप देखिए ये इस तरीके से था, लेकिन इसमें अब बीजांड वृंत कहाँ से शुरू हो गया? बीजांड यहाँ तक है, इस स्थान तक। यहाँ से आगे क्या शुरू हो गया? बीजांड वृंत शुरू हो गया। और बीजांड वृंत की अतिवृद्धि के कारण जो बीजांड है वो कितनी डिग्री पर घूम रहा है? 360 डिग्री पर। उसकी वजह से ये कैसा दिखाई दे रहा है? कुंडलित दिखाई दे रहा है। सर्सिनोट्रोपस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। एक विशेषता। दूसरी विशेषता इसके लिए आपको ध्यान रखनी है कि यह का मतलब कुंडलित बीजांड एक पौधों का कुल है कैक्टेसी। कुल में पाया जाता है। कैक्टेसी कुल कौन सा होता है? कैक्टेसी कुल कहते हैं जिसमें कैक्टस आते हैं। कैक्टस नाम सुने हैं? जैसे डंठाथोर, नागफनी, ये सब क्या है? कैक्टस है। तो ऐसे पौधों में कौन सा बीजांड पाया जाता है? कुंडलित बीजांड पाया जाता है। ये आपके 6 प्रकार के बीजांड हो गए। अब अपन क्या करें? इन 6 प्रकार के बीजांडों को चित्र नहीं बनाएंगे, केवल नाम लिखेंगे और उनकी मुख्य विशेषता जो ध्यान रखनी है केवल उनको समरी टाइप का, जैसे कहते हैं ना समरी, वो समरी अपन यहाँ देख लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले आता है, कौन सा पढ़ा था हमने? ऋजु बीजांड। इसमें केवल हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या? बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड वृंत कैसे होंगे? सीधी रेखा में। कैसे होंगे? सीधी रेखा में। ठीक है, तो ये किसके लिए? ऋजु बीजांड के लिए। तीनों चीज़ें क्या हो गई? एक सीधी रेखा में। दूसरा बीजांड हमने पढ़ा था प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में 2 चीज़ें आएंगी। पहला,
बिंदु कौन सा आएगा इसमें? पहला आता है कि जो बीजांड है, बीजांड वृत्त पर कितने डिग्री पर घूमा? 180 डिग्री पर घूमता है। ठीक है, पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, इसकी वजह से क्या होगा? बीजांड वृत्त व बीजांड एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। क्या हो गया? बीजांड वृत्त और बीजांड क्या हो गया? सॉरी, बीजांड की जगह बीजांड द्वार करना है यहाँ पे, बीजांड द्वार। क्या हो गया? एक दूसरे के समीप आ गए। ठीक है, और इसमें चाहो तो अपन एक बिंदु और बढ़ा सकते हैं। कौन सा बढ़ाएंगे? इसमें बढ़ाएंगे कौन सा? बीजांड द्वार व निभाग क्या है? एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो ये तीन बिंदु, और ये तीनों बिंदु किस पे डिपेंड है? यदि हम एक चीज़ को ध्यान रखें, किसको? 180 डिग्री को। यदि हम 180 डिग्री पर बीजांड को घुमा के जो चित्र बनाते हैं, तो ये दोनों अवस्थाएं आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चित्र में बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार एक दूसरे के समीप भी दिखाई देंगे आपको, और ये भी पता लगेगा उसमें कि बीजांड द्वार और निभाग कैसे होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो ये इसी से हैं तीनों। तीसरा कौन सा आया था? तीसरा हम ले लेते हैं, प्रतीप लिया है यहाँ, तो यहाँ अर्ध प्रतीप साथ के साथ। अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड में ध्यान रखना है, प्रतीप के आगे क्या लग गया? अर्ध लग गया। अर्ध माने आधा, यानी प्रतीप में घूम रहा है 180 डिग्री पर, तो अर्ध प्रतीप में क्या होगा? जो बीजांड है, बीजांड वृत्त पर कितने डिग्री पर घूमेगा? 90 डिग्री पर घूमता है। कितने डिग्री पर घूमेगा? 90 डिग्री पर। क्यों 90 डिग्री कह रहे हैं हम? क्योंकि प्रतीप के आगे अर्ध लगा है, आधा करना है प्रतीप का, और प्रतीप जब 180 डिग्री पर घूम रहा है तो अर्ध प्रतीप उसका आधा घूमेगा, यानी 90 डिग्री पे घूम जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साथ में ही किसको लेंगे हम? अनुप्रस्थ बीजांड को ले लेते हैं। अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड में मेन जो बात है वो हमें ध्यान रखनी है कि बीजांड द्वार व निभाग, बीजांड द्वार व निभाग कैसी रेखा में होते हैं? एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। सिंपल है, केवल एक लाइन ध्यान रखनी है, बीजांड द्वार और निभाग कैसे होते हैं? एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। पांचवा इसके बाद वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में भी आपको एक लाइन ही ध्यान रखनी है। क्या? इसमें आपको ध्यान रखनी है, दो कर देते हैं उसी को, बीजांड वक्रित होता है, इसी में जोड़ दो, जिससे
भ्रूण कोश घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। यानी वक्र बीजांड में आपको विशेष जो बात पर ध्यान रखनी है वो कौन सी रखनी है कि इसका जो भ्रूणकोश होता है वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। ठीक है, और अब आते हैं अपन लास्ट छठवां प्रकार। छठवां जो प्रकार है उसको कहते हैं कुंडलित बीजांड। हो गया। कुंडलित बीजांड में दो बिंदु हमें लिखने हैं। पहला बिंदु क्या आएगा कि बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूमता है। बीजांड कितने डिग्री पर घूमता है? 360 डिग्री पर। कहाँ घूमता है? बीजांड वृत्त पर। ठीक है, क्यों घूमता है? क्योंकि बीजांड वृत्त में वृद्धि अधिक होती है, उस अति वृद्धि के कारण बीजांड 360 डिग्री पर घूम जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है? यह कैकटेसी कुल में पाया जाता है। ये ध्यान रखना है। ये जो है बीजांड, कौन सा? कुंडलित बीजांड किस कुल में पाया जाता है? कैकटेसी कुल में। विशेष ध्यान देने वाली बात, कुंडलित बीजांड के लिए कैकटेसी कुल है, जो आपको ध्यान रखना है। छोटा क्वेश्चन इस पर बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने 6 प्रकार के बीजांड पढ़ लिए। 6 प्रकार में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, उनसे ही हम 6 प्रकार का वर्णन कर सकते हैं। इससे पहले आपको एक एक करके पढ़ाया था, उसकी विशेषता और उसका चित्र भी बनवाया है। अब ये हमने एक समरी तैयार की है 6 प्रकार के बीजांड की, जिसमें क्या है? बीजांड का नाम और उसकी कोई जो विशेषता हमें ध्यान देने वाली है, याद रखने वाली है, या जो विशेषता इम्पोर्टेंट है वो विशेषता आपको यहाँ करवा दी। ठीक है, तो ये बीजांड के प्रकार हो गए। अब इससे आगे क्या होता है? हमने बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी पढ़ ली, उसके प्रकार भी पढ़ लिए। अब यहाँ से आगे शुरुआत होती है किसकी? गुरु बीजाणु जनन की। जैसे हमने लघु बीजाणुधानी पढ़ी, लघु बीजाणुधानी का विकास और संरचना पढ़ने के बाद फिर हमने उसमें पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। उसी तरीके से यहाँ गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड को पढ़ने के बाद अब इसमें क्या आएगा? गुरु बीजाणु जनन आएगा। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जैसे आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, वो की वही प्रक्रिया सेम किस में आएगी? गुरु बीजाणु जनन में आएगी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, कोई 1 या 2 जगह अंतर आएगा, बहुत मामूली सा, है ना। तो वो आपको जो होता है अंतर होता है वो ध्यान रखना है, बाकी का उसी से आप गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, और ये आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ठीक है, तो बेटा गुरु बीजाणु जनन को अपन अगले वीडियो में जब भी आपको मिलेगा उसमें आपको बताएंगे हम उसको। उस अगले वीडियो में आपको गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को पढ़ाएंगे। गुरु बीजाणु जनन, और फिर उसके बाद आता है मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद के विकास में ही क्या पढ़ना है अपन को? मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, तो ये 2 स्टेप और बचे हैं। कौन सा? गुरु बीजाणु जनन और उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक आप इन विशेषताओं को याद कीजिए, ये हमेशा के लिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 6 प्रकार के बीजांड और उनकी ये विशेषताएं हैं। ठीक है, थैंक यू।